बेटा एनसीईआरटी फिजिक्स में आज से हम क्लास 9 की जो फिजिक्स है उसको मैं एनसीईआरटी से कोशिश करूंगा एक एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करता चलूंगा और सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। हमारा जो टॉपिक है आज दैट इज मोशन। तो क्लास 9 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 08 मोशन। In everyday life, we see some objects at rest and other in motion. For example, birds fly, fish swims, blood flows through the veins and arteries, and the cars move. Atoms, molecules, planets, stars, and the galaxies are all in motion. तो हम अपनी लाइफ में बेटा आप देखिएगा डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं कि बहुत सी चीजें जो हैं वो रेस्ट में हैं और बहुत सी चीजें मोशन में हैं। जैसे मेरे रेस्पेक्ट में ये बोर्ड इस समय रेस्ट में है, लेकिन इस जगह अगर कोई मच्छर उड़ रहा होगा वो मेरे रेस्पेक्ट में मोशन में है। तो इन्होंने वही समझाया है यहाँ पर कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कुछ चीजें रुकी हुई हैं, जैसे आपके कमरे की वॉल रुकी हुई है तो वही कमरे में जो कीड़ा है वो उड़ रहा होगा, वो आपके रेस्पेक्ट में मोशन में है। आपके कमरे की वॉल पे अगर कोई छिपकली है वो चल रही है तो मोशन में है। वैसे बर्ड अगर आप देखते हैं बाहर फ्लाई कर रही है वो मोशन में है। हमारी जो वीन्स है आर्टरीज है उसमें जो खून बह रहा है, ब्लड का फ्लो चल रहा है, वो भी उन आर्टरीज के किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोशन में है। इस तरह से बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें चीजें गति में, स्पीड में, मोशन में रहती हैं और बहुत सी चीजें वहीं पर रेस्ट पे रहती हैं। तो पहचान कैसे हुई कि मोशन को हम कैसे माने? जैसे ये बोर्ड है, इसकी पोजीशन यहाँ पर स्टेशनरी है, इसकी पोजीशन मेरे रेस्पेक्ट में बदल नहीं रही है तो ये रेस्ट में है। लेकिन अगर इस पेन को ऐसे मूव कराऊं तो इनिशियली पेन यहाँ पे था, अब देखो इसकी पोजीशन मेरे रेस्पेक्ट में बदल करके यहाँ चली गई तो ये मोशन में है। तो इसका मतलब है मोशन की आप पहचान कैसे करेंगे? इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन या विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, तो इसे हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो मोशन की क्या पहचान होती है? If position of a particle changes with time के साथ चेंज होता है with respect to the observer, then that particle is called in motion। मतलब जैसे आप ये ऑब्जर्वर हैं, यू आर ऑब्जर्वर, और आप ऑब्जर्व करते हो कि ये एक कार है और ये कार रुकी हुई है, इसकी वेलोसिटी 0 है, रुकी हुई है, इसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, तो ये आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि जब आपने शुरुआत में देखा तो ये कार वहीं पर थी, आपने 2 मिनट बाद देखा तो भी वहीं थी, इसका मतलब है ये कार आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन अगर आप मान लें कि एक दूसरी कार है, ये कार ए थी, एक दूसरी कार है ये बी है, आपने पाया कि t को 0 पर, t को 0 का मतलब जब आपने किसी चीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया उस समय टाइम को 0 में माना जाता है। तो आपने जब किसी कार को देखना शुरू किया तो आपने कहा टाइम इज 0। फिर आपने पाया t को 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड बाद ये कार यहां पर आ जाती है, इस जगह पे आ जाती है। तो आप कहोगे ये कार 2 सेकेंड में यहां से यहां पहुंचती है, इसका मतलब इसकी पोजीशन बदल रही है, तो इसका मतलब है कार बी इज इन मोशन व्हाइल कार ए इज एट रेस्ट। जब किसी पार्टिकल की पोजीशन किसी के रेस्पेक्ट में बदलती है तो आप कहते हो ये मोशन में है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है बेटा कि कोई चीज अगर गति में एक इंसान को दिख रही है तो सभी को दिख रही हो। क्यों? क्योंकि आप बताइएगा, अगर इस कार के अंदर जो बच्चा बैठा हुआ है उसको लगेगा कि मेरे रेस्पेक्ट में तो बस वहीं की वहीं है, क्योंकि मैं बस में बैठा हूं, बस की सीट मेरे पास, जिस सीट पे बैठा तो वहीं थी, तो द पर्सन हु इज इनसाइड द बस उसके रेस्पेक्ट में तो वो कार या वो बस जो है वो रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि उस कार की पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में बदल नहीं रही है। राइट? तो इलाज क्या था कि कार मूव्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल्सो इन मोशन। तो हमारे दुनिया में जो गैलेक्सीज हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, ये सब भी बेटा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में गतिशील होते हैं, मोशन में होते हैं। वी ऑफन
we often perceive an object to be in motion when its position changes with time. तो अभी मैंने आपको बतलाया कि जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ देखो 0 सेकंड से 2 सेकंड में बदल जाती है तो हम मोशन कहते हैं. However, there are some situations where the motion is inferred through the indirect evidence. For example, we infer the motion of air by observing the movement of the dust and the movement of the leaves and the branches of the tree. तो कहते हैं कि बहुत सी हमारी लाइफ में ऐसी घटनाएं हैं जिनमें हम मोशन को जो होता है वो हम कुछ इनडायरेक्ट चीजों में देखते हैं. जैसे हवा चलती है वो हमें दिखती तो है नहीं है, वी कैन नॉट सी द एयर मॉलिक्यूल्स. अब आपको लगे नहीं सर हमें हवा चलती है तो धूल उड़ती दिखती है. हाँ, धूल जो है वो एयर नहीं है, वो तो डस्ट है. तो हवा चलती है, हवा चलने का एहसास हमें कैसे होता है? धूल उड़ रही है तो हम कहेंगे हवा चल रही है, यानी एयर का मोशन हमें इनडायरेक्टली धूल के थ्रू दिख रहा है. दूसरा, पेड़ पौधे की पत्तियां हिल रही हैं, इसका मतलब उसको हिलाने के लिए जो जिम्मेदार एयर है वो वहां से ब्लो कर रही है. बहुत तेज हवा चले तो पेड़ की टहनियां अपनी जगह पर इधर उधर घूमती हैं तो आप कहते हो कि हवा चल रही है. तो कहने का मतलब है बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी पोजीशन में जब चेंज होता है वो हमें डायरेक्टली नहीं दिखता है आंखों, तो उन्हें हम इनडायरेक्ट घटनाओं में देखते हैं, जैसे एयर का चलना एक्सेट्रा. अब इसमें आगे बढ़ते हैं. व्हाट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड द चेंजिंग ऑफ द. से इनका प्रश्न एक बनता है कि सनराइज का, सनसेट का और जो हमारे आसपास का वेदर चेंज, सीजन चेंज होता है, उसके लिए कारण क्या है? तो आप सभी को पता है सनराइज और सनसेट का कारण है कि सन के चारों ओर अर्थ प्लैनेट जो होता है वो रिवॉल्व करता है और स्पिन भी करता है. तो आप यहां पाएंगे कि अगर ये सन है, ये सन है, तो इसके चारों ओर आप जानते हैं कि जो अर्थ है, ये अगर हम अर्थ लेते हैं तो अर्थ इसके चारों ओर चक्कर काटता है इलिप्टिकल पाथ पर. तो इससे क्या होता है? मौसम बदलते हैं, सीजन बदलता है. लेकिन अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर स्पिन भी करता है, स्पिन घूमता रहता है, इससे दिन और रात होते हैं. तो अगर यहां पर ये बात क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ सनराइज एंड सनसेट? आप कहोगे स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ, या इसे रोटेशन भी कहते हैं. तो रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ये भी एक मोशन हुआ, इसकी वजह से दिन रात होते हैं. सीजन कैसे बदलते हैं? सीजन बदलते हैं अर्थ का सन के चारों ओर रिवॉल्व करना, रेवोल्यूशन करना. तो इसका मतलब मोशन के कई चीजें आ गई. जब पार्टिकल की पोजीशन बदलती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन है. पार्टिकल अपनी जगह पर स्पिन करे, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, इसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन. अर्थ सन का चक्कर काटता है, इसे बोलते हैं रेवोल्यूशन, इसे रेवोल्यूशनरी मोशन कहते हैं. ऐसे बहुत से और एग्जाम्पल हैं. जैसे अगर मैं एक ब्लेड ले लूं और ब्लेड को हाथ में होल्ड करके ऊपर वाला एंड पकड़ के उससे घुमा दूं तो ब्लेड ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, जिसे हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन. अगर इस पेन को मैं ऐसे रखूं और यूं ले जाके छोड़ दूं तो थोड़ी देर पेन ऐसे ऐसे घूमे तो इसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. तो इसका मतलब मोशन कई तरह के हो सकते हैं. कोई पार्टिकल इधर उधर घूम रहा है, जैसे आप और हम चलते हैं, इसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशन मोशन. दूसरा क्या होता है, कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन के इधर उधर ऑसिलेट कर रहा है तो इसे ऑसिलेटरी मोशन. और लेकिन अगर ये ऑसिलेशन तेज तेज हो तो वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं. और तीसरा है जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, इसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं. तो हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मोशन क्या हो गया? 3 टाइप के मोशन हो गए. ट्रांसलेशनल मोशन, जैसे ये बस वाला एग्जाम्पल, बस अपनी जगह बदल रहा है, ट्रांसलेशन मोशन है. एक मच्छर आपके आसपास उड़ रहा है, ट्रांसलेशन मोशन है. दूसरा आ जाता है रोटेशनल मोशन. रोटेशन क्या है? रोटेशनल मोशन बेटा होता है जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, स्पिन करती है, तो रोटेशनल मोशन को हम स्पिनिंग भी कहते हैं. थर्ड है वाइब्रेशनल मोशन. तो वाइब्रेशनल मोशन, इसे हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं. इसमें क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन. इसमें क्या होता है बेटा कि कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर ऑसिलेट करता है या मीन पोजीशन के इधर उधर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन.
ट्रांसलेशनल, जिसमें हम डे टू डे लाइफ में जैसे चलते हैं, वॉक करते हैं, ट्रेन बस वगैरह चल रही हैं, कीड़ा उड़ रहा है, इंसेक्ट उड़ रहा है। दूसरा रोटेशनल, इसमें स्पिन हो रहा है। तीसरा वाइब्रेशन का मतलब ब्लेड को हाथ में पकड़ के खींच के छोड़ दीजिए, वाइब्रेट करेगा, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन मोशन। इसके बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। करेक्ट। सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं, एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन इन स्टेशनरी फॉर द अदर पर्सन। इस बस के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, आप बैठे हो और आपका दोस्त बैठा है। आप एक सीट पे बैठे हो, आपके बगल में आपका दोस्त बैठा है, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुके हुए हो। तो फॉर यू योर फ्रेंड हु इज सिटिंग इन द सेम बस इज स्टेशनरी। लेकिन अगर वो बस चल रही है तो बाहर खड़ा हुआ एक इंसान जो होगा, सड़क पे खड़ा हुआ जो इंसान क्या कहेगा कि आप और आपका दोस्त दोनों गति में है। तो आप बताइएगा, मैं दोनों को ऑब्जर्वेशन लूं, योर ऑब्जर्वेशन, आपके अनुसार आपका दोस्त बस में ही है, रुका हुआ है। बाहर से अगर कोई दूसरा आदमी देख रहा होगा तो वो कहेगा तुम्हारा दोस्त कार के साथ या बस के साथ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी पार्टिकल का मोशन एक पर्सन के रेस्पेक्ट में तो मोशन हो सकता है, तो दूसरे के रेस्पेक्ट में वो रुका हुआ। सो एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन, मतलब एक, जैसे आपका दोस्त कार में था, वो सड़क में खड़े हुए आदमी के लिए गति में है, लेकिन आपके लिए स्टेशनरी है। एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर, फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस रोड साइड ट्रीज अपियर्स टू बी मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आप बस में हैं, बहुत से लोग बस में हैं, आप बाहर देखिए, आपकी बस आगे जाती है तो आपके बस के रेस्पेक्ट में जो पेड़ पौधे बगल में लगे होते हैं, सड़क के किनारे लगे होते हैं, वो पीछे जाते हैं। क्या असल में पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं? नहीं, पेड़ पौधे वहीं पर हैं, लेकिन पेड़ पौधे आपके रेस्पेक्ट में ऐसा लग रहा पीछे जा रहे हैं, क्योंकि असल में आप आगे जा रहे होते हैं। तो यहां वही पॉइंट निकल के आया कि वो पेड़ पौधे सड़क पे खड़े हुए इंसान के लिए, सड़क पे खड़े हुए लोगों के लिए तो रुके हुए हैं, लेकिन जो लोग बस में हैं और बस चल रही है उनके लिए वो पेड़ पौधे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। करेक्ट। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड perceives the bus along with the passengers as moving. However, a passenger inside the bus sees his fellow passengers to be at rest. What do these observation indicate? फिर वही एग्जाम्पल दिया जो मैंने आपको पहले बताया। पैसेंजर जो बस के अंदर है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुके हुए हैं, लेकिन एक इंसान जो सड़क पर है उसके रेस्पेक्ट में उस बस के पैसेंजर, वो बस सब के सब मोशन में है। तो अब ये क्वेश्चन पुट अप कर, आप इसे क्या इंडिकेटर पाते हो? इसका इंडिकेटर का मतलब हुआ कि कोई भी पार्टिकल एब्सोल्युटली मोशन में नहीं है। एब्सोल्युटली का मतलब क्या हुआ? अगर किसी पार्टिकल का मोशन सभी के लिए गति में दिखे तो एब्सोल्यूट मोशन कहेंगे। वास्तव हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज किसी भी के रेस्पेक्ट में एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है, सब रिलेटिव है। जैसे बस के अंदर बैठे हुए लोग बस के अंदर वाले लोगों के लिए रुके हुए हैं, लेकिन सड़क पे खड़े हुए इंसान के लिए वो गति में है। वही एक चीज और देखिएगा, सड़क पे खड़ा हुआ इंसान बस के लोगों को कहेगा वो दे आर मूविंग फॉरवर्ड, एक तरफ जा रहे हैं, तो बस के अंदर वाला इंसान क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि नहीं, हम तो रुके हुए थे, लेकिन सड़क पे जो इंसान खड़ा था वो उल्टा जा रहा था। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है ये सब रिलेटिव होते हैं। तो तुम कह सकते हो कि इस यूनिवर्स में कुछ भी रुका हुआ नहीं है, सब कुछ चल रहा है, बस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखना होता है। किसी के रेस्पेक्ट में कोई बॉडी रुकी हुई है तो किसी दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में वो चल रही होती है। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट्स मे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, अदर्स मे टेक अ सर्कुलर पाथ, सम अदर रोटेट्स एंड अ फ्यू अदर्स मे वाइब्रेट। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि मोशन कई तरह के हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कोई बॉडी जो है वो मूव कर सकती है इधर उधर स्ट्रेट लाइन में, उसे हम ट्रांसलेशन मोशन कह सकते हैं। कोई पार्टिकल रोटेट कर सकती है, अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही होती है, स्पिन कर सकती है, उसे रोटेशन मोशन कहते हैं। कोई पार्टिकल सर्किल में घूम सकता है, जैसे ये अर्थ या अदर प्लैनेट्स ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं तो आप कहते हैं सर्किल में घूम सकता है। वाइब्रेशन मोशन भी मैंने आपको बताया था, चीजें वाइब्रेट कर सकती हैं। तो इसका मतलब मोशन कई तरह के हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। 3 टाइप ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। There may be the situation involving a combination of these. In this chapter, we shall first
describe the motion of an object along a straight line. We shall also learn to express such motions through simple equations in the graphs. Later we shall discuss way of describing the circular motion. तो इन्होंने इस जगह बताया कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो शुरुआत में स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे, उसके बाद इसमें अन्य चीजों को ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बताया जाएगा। तो ये इस चैप्टर में पढ़ना है। एक बात और इन्होंने लास्ट पैराग्राफ जो पढ़ा उसमें दी है कि एक ही सिचुएशन में कई तरह के मोशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे यहां देखिएगा बेटा, अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा है, साथ ही साथ अर्थ जो है वो सन के चारों रिवॉल्व भी कर रहा है। तो यहां आप पाते हैं कि अर्थ दो तरह का मोशन कर रहा है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, यानी ये अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है, और साथ ही साथ ये सर्कुलर या इलिप्टिकल मोशन भी कर रहा है। तो एक ही सिचुएशन के अंदर कई कॉम्प्लेक्स मोशन भी हो सकते हैं। करेक्ट। जैसे एक और एग्जांपल बताएं, आप जब मोटरसाइकिल कार को चलते हुए देखते हैं या कोई भी व्हीकल सड़क पे चलता है, तो आप ध्यान दीजिएगा उसका जो पहिया है, उसका जो व्हील है, वो न केवल अपने रॉड या एक्सेल पे घूमता है, रोटेशन करता है, बल्कि आगे भी बढ़ता है। तो उस समय व्हील जो है इट इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन, इसीलिए ऐसे मोशन को रोलिंग मोशन कहते हैं। तो हमारी लाइफ में there are many examples in which motion is the combination of such kinds of motions. Correct? अब इन्होंने एक्टिविटी दिया है चैप्टर 8 का ही। एक्टिविटी 8.1 पे आ जाते हैं। डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। तो आप बताइएगा आपके रूम की जो वॉल है क्या वो रुकी हुई है या वो चल रही है। तो ये फिर रिलेटिव है बेटा। क्यों? मेरे रेस्पेक्ट में मेरे रूम की दीवार रुकी हुई है, लेकिन अगर मैं कहूं कि सड़क पे कोई एक बस जा रही है, तो बस वाला बंदा कहेगा कि तुम्हारा घर और तुम्हारे घर की सारी दीवारें हमारे अपोजिट जा रही हैं। जैसे ये वॉल है, ये यहां रेस्ट में है, लेकिन मैं अगर इधर चल रहा हूं तो मैं कह सकता हूं नहीं, मेरे रेस्पेक्ट में ये वॉल पीछे जा रही है। तो तुम कहोगे कि हमारे घर की जो वॉल है वो अगर हम देखें तो डिफरेंट लोगों के नजरिए से डिफरेंट तरह का मोशन करती है। मैं स्टेशनरी हूं, वॉल स्टेशनरी है। मैं मूव कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं वॉल मेरी डायरेक्शन के अपोजिट जा रही है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट तो आप नहीं कह सकते, आपको अगर रिलेटिव है देखना पड़ेगा कि कौन उसको ऑब्जर्व करके कौन उसका ऑब्जर्वर है, कौन ऑब्जर्व करके उसे बता रहा है। करेक्ट। तो एब्सोल्यूट रेस्ट में तो नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं रुका हुआ हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में वॉल भी रुकी हुई है, ये कह सकते हैं। एक्टिविटी 8.2 हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव while it is at rest? Discuss and share your experience. ये कहते हैं कि क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है या महसूस किया है कि आपके ट्रेन जो है जिसमें आप बैठे हुए हैं वो रेस्ट में है तब भी वो मूव कर रही है। हाँ बेटा, ये सिचुएशन कब आपको पता चलती है? मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और खासतौर पर अगर एसी कंपार्टमेंट में बैठे हुए हो। एसी कंपार्टमेंट इसलिए बैठा लिया कि एसी कंपार्टमेंट में क्या होता है, आसपास की विजुअल्स इतने क्लियर नहीं दिखते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से बंद होता है, ढका होता है। कभी कभी ट्रेन किसी जगह पे खड़ी हो जाती है, चारों तरफ रात में अंधेरा होता है, और उस समय अगर अंधेरा है तो उस समय कई बार क्या लगता है बगल में जो एक ट्रैक, रेलवे ट्रैक है, हमारे रेलवे जिस ट्रैक पे अपनी ट्रेन खड़ी है उसके बगल वाली ट्रेन है वो चल रही होती है, और हमें लगता है कि हमारी ट्रेन चल दी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब वो ट्रेन आपको क्रॉस करके चली गई तब आपको लगा अरे हमारी ट्रेन रुकी हुई थी। होता क्या है, आपकी ट्रेन रुकी हुई थी, तो ये आपकी ट्रेन रुकी हुई थी, आपके ट्रेन के बगल में दूसरी ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही थी, मान लीजिए ट्रेन इधर जा रही थी, तो आपको लगता है कि हमारी ट्रेन आगे मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि बगल वाली ट्रेन, आप इस ट्रेन में हो, इस ट्रेन का अंदर की जो लाइट है, रोशनी है, जो खिड़कियां हैं, वो आगे की ओर जा रही होती हैं, और ट्रेन का ट्रैक इतना स्मूथ होता है कि आपको हलचल का एहसास होता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये वाली ट्रेन आगे नहीं जा रही है बल्कि ये ट्रेन रुकी हुई है, आप आगे की ओर जा रहे हो। तो ऐसा एहसास आपको रात के वक्त खास तौर पर जिस समय आसपास के विजुअल्स नहीं दिख रहे होते उस समय होता है कि हम जिस ट्रेन में बैठे हैं वो रुकी हुई है, और फिर भी हमें लगता है कि हमारी ट्रेन मूव कर रही है। क्यों?
क्योंकि पड़ोस वाली ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही थी, हमें लगता है कि मेरी ट्रेन उसके अपोजिट जा रही है। जब वो ट्रेन गुजर जाती है तो आसपास अगर हमने कोई घर देखा, उसकी रोशनी देखी, तो लगा अरे ये तो पहले भी ये घर यहीं पर था, अभी भी यहीं है, इसका मतलब हमारी ट्रेन रुकी हुई थी और कोई पड़ोस में जो बगल वाली ट्रेन थी वो मूव कर रही थी, इसलिए हमें एहसास हो रहा था। इसे रिलेटिव मोशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन वॉज एट रेस्ट, बट विद रेस्पेक्ट टू अदर ट्रेन ऐसा लग रहा था कि हमारी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी। इसके बाद बच्चों थिंक एंड एक्ट दिया हुआ है। ये पोर्शन, ये पहला लेक्चर है, इसमें ये पोर्शन मैं आपको दूंगा कि थिंक एंड एक्ट, इसको आप पढ़ें, समझें, और जो लेक्चर नंबर 2 होगा हम इसके बारे में डिस्कस करके आगे पढ़ेंगे। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ये क्या बताते हैं। We sometimes are endangered by the motion of object around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled as observed in the flooded river, a hurricane or tsunami. On the other hand, controlled motion can be service to human beings, such as in the generation of the hydroelectric power. Do you feel the necessity to study the erratic motion of some objects and learn to control them? तो ये इन्होंने एक थिंकिंग के लिए एक पूरा का पूरा सिचुएशन बताई है और आपसे कहा आप सोचिए इसे और एक्ट करिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, यू थिंक अबाउट इट। अगर आप समझ जाते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बेटा 9th और 10th के लेक्चर अभी मैं स्टार्टिंग में इसमें डालूंगा और पैराग्राफ के हिसाब से जैसे पढ़ाऊंगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह से ना इसको लेके चलें, इसको एक नॉर्मल लेक्चर की तरह मैं यहाँ समझा दूं, ब्रीफ कर दूं, ऐसे लेके चले, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस ढंग से चल दूंगा। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पकड़ करके चलना चाहते हैं जिससे कि इन डेप्थ नॉलेज हो। तो अगर मैं इसको पैराग्राफ को पढ़ते हुए और इसके अकॉर्डिंग पढ़ाता चलूं तो मुझे लगता है बेनिफिशियल होता है। थैंक यू वेरी मच for watching the video. If you are first time on this channel, kindly subscribe and like. Thank you.